आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम बेसिक बातें करेंगे, आखिरी में हम इंस्टॉलेशन देखेंगे कि आप एसक्यूएल को कैसे इंस्टॉल करोगे अपने लोकल पीसी पे। ठीक है, बट सबसे पहले एसक्यूएल जानने से पहले आपको पता होना चाहिए डेटाबेसेस क्या है, तब आप एसक्यूएल समझ पाओगे कि एसक्यूएल क्या है फिर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है डेटा बेसिस। तो बेसिक सवाल कि डेटाबेसेस होते क्या हैं? सिंपल सी बात है, ऐसी जगह जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो उसी को आप डेटाबेस बोलते हो। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्लेस वेयर वी स्टोर डेटा। सिंपल, जहां पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसी को आप डेटाबेस बोलते हो। ठीक है, जब डेटाबेस इन्वेंट नहीं थे, आज के टाइम पे डेटाबेस इन्वेंट है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं हम। तो अगर आप पहले बात करो, डेटा हम स्टोर कैसे करते थे ये बताओ। अगर आप पहले हम डेटा स्टोर करते थे फाइल्स में। फाइल्स मतलब वैसी फाइल, मैनुअल फाइल, पेपर की बनी हुई फाइल्स। ठीक है, मैनुअल पेपर फाइल्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ ऐसे स्टोर करते थे। देन जब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ और थोड़ा एडवांस हुए तो हमने इनको कंप्यूटर फाइल्स के अंदर स्टोर करने लग गए। कंप्यूटर फाइल्स यानी आपकी हो गई, जैसे आप डॉट टीएक्सटी फाइल होती है आपकी, आप वर्ड पैड में कुछ लिखते हो उसे सेव करते हो, आपकी वर्ड फाइल आती है, पावर पॉइंट की फाइल आती है, एक्सेल फाइल आती है, वो कंप्यूटर फाइल्स हो गई। उसके बाद थोड़ा और इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद हमें डेटाबेसेस मिले। ठीक है, अभी हम करेंटली जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं वो डेटाबेसेस का यूज करते हैं। ठीक है, बट तो इनमें क्या दिक्कत थी, मैनुअल पेपर फाइल्स और कंप्यूटर फाइल्स? ऐसा तो है नहीं कि अब आजकल आप पेपर फाइल्स में स्टोर नहीं करते डेटा, करते हो। कंप्यूटर फाइल्स में स्टोर नहीं करते, बिल्कुल करते हो डेटा उसमें भी आजकल भी। तब भी डेटाबेस को क्यों बनाया गया, और डेटाबेस इन दोनों से कैसे अच्छा है, कहाँ पे डेटाबेसेस का यूज है, क्यों यूज है, इसको समझते हैं अब, और कैसे बेटर है ये। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको हायरार्की बता दी कि पहले मैनुअल पेपर फाइल्स आई, देन कंप्यूटर फाइल्स आई। कंप्यूटर फाइल्स के नीचे मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। टीएक्सटी हो गया आपका, टीएक्सटी हो गया, एक्सेल फाइल्स हो गई। ठीक है, अब पहला एडवांटेज है, आप बोल रहे हो रीजन वगैरह, वो है आपका क्लटरिंग ऑफ फाइल्स। और ये दोनों पे एप्लीकेबल है, मैनुअल पेपर फाइल्स पे भी और कंप्यूटर फाइल्स पे भी। कैसे? अब मान लो आपके पास बहुत डेटा है, 1 लाख लोगों का डेटा है, और हर बंदे को एक पेपर फाइल चाहिए। तो वैसे आपके पास कितनी मैनुअल पेपर फाइल्स हो जाएंगी? 1 लाख पेपर फाइल्स हो जाएगी। अब कल को कोई आपको बंदा आता है, मेरे को बोलता है मेरे को राघव नाम के बंदे की पेपर फाइल ला के दे दो। अब आप उन 1 लाख पेपर फाइल्स में सर्च करोगे कहाँ पे उसकी पेपर फाइल है, और वहां से ढूंढ के तब उसे दोगे उस बंदे को। बहुत ज्यादा क्लटरिंग हो चुकी है, मिक्स हो चुका है, हैक्टिक हो चुका है आपके लिए। ठीक है, सेम कंप्यूटर फाइल्स के साथ भी है। बहुत ज्यादा डेटा आ गया तो आपको उतनी सारी फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 लाख लोगों की अलग अलग फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। सबकी आपने 10, सॉरी, 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख आपकी नोट पैड फाइल्स हैं या एक्सेल फाइल्स हैं आपकी, उनमें डेटा स्टोर है। कल को बोला इस बंदे का यहाँ का डेटा निकाल के दो मेरे को, तो पहले आप उस बंदे को ढूंढोगे, फिर उसके अंदर फाइल के अंदर वो एग्जैक्ट वो चीज ढूंढोगे, तो वो भी बहुत ज्यादा हैक्टिक है। बट डेटाबेस में ऐसा कुछ नहीं है। डेटाबेस में आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो कोई भी डेटा। ठीक है, अब बहुत लोगों को दिक्कत ये होती है समझने में कि डेटाबेसेस क्या होते हैं और एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा भी ये एडवांटेज वाले टॉपिक से थोड़ा हटके चल रहे हैं अभी। डेटाबेसेस क्या होते हैं और एसक्यूएल क्या होता है? तो डेटाबेसेस आपकी वो जगह है जहां पे आपका डेटा स्टोर है। ये डेटाबेस है आपका, यहाँ पे आपका डेटा स्टोर्ड है ऑलरेडी इस जगह पे। ठीक है, अब एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर को छोड़ो, सिंपल बात करते हैं हम क्वेरी लैंग्वेजेस की, कि क्वेरी लैंग्वेजेस क्या होती है।
तो क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? डेटाबेस से बात करने का एक तरीका होती है। आप डेटाबेस से डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे को ये वाली फाइल लाके दो। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या मदद करती है आपको कि आप डेटाबेस से सवाल पूछ सकते हो, क्वेरी कर सकते हो और इन रिटर्न डेटाबेस आपको रिजल्ट देता है। मतलब आप क्वेरी करोगे कि मेरे को राघव की फाइल लाके दो, तो डेटाबेस आपको राघव की फाइल निकाल के देगा। लेकिन वो बात करने का तरीका किसके जरिए पॉसिबल है? आपका क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल है। और एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपका अंतर होता है डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल में। एक चीज नहीं होती है दोनों। तो पहला तो हो गया उसका डेटाबेस का एडवांटेज मैनुअल फाइल्स और कंप्यूटर फाइल्स के ऊपर की क्लटरिंग ऑफ फाइल्स। देन सेकंड हो गया हमारा डेटा रिट्रीवल। रिट्रीवल मतलब जब आप कुछ पूछते हो और इन रिटर्न आपको आंसर मिलता है उस चीज का। तो वही है, मैं क्लटरिंग ऑफ फाइल्स ही मैंने आपको समझा दिया आधा तो, कि मतलब आपको अगर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, 1 लाख मैनुअल पेपर फाइल्स हैं, आप उससे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो कि मेरे को राघव की चाहिए फाइल, तो आपको एक्सेस करने में दिक्कत होगी, ढूंढना पड़ेगा आपको डेटा रिट्रीवल में। और क्लटरिंग ऑफ फाइल से क्या मतलब है? आपको पहले तो स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। 1 लाख मैनुअल फाइल्स को कहाँ स्टोर करोगे? ठीक है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो डेटा रिट्रीवल रिलेटेड है क्लटरिंग ऑफ फाइल से, कि आपको डेटा एक्सेस करने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, आपका दिमाग खराब होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी मतलब, अब देखो कोई मैनुअल फाइल आपने ऐसी कहीं पे अपने सजा के रखी हुई है, 1 लाख फाइल्स कहीं पे रखी है, अब उनमें से कोई फाइल चोरी हो गई या चूहे ने काट दी। अब 1 लाख फाइल्स की वापस अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं इसकी कॉपी बना लूंगा, तो 1 लाख फाइल्स की कॉपी बनाओगे तो कितनी हो गई? 2 लाख फाइल्स। तो और आपका दिमाग सरदर्द। 1 लाख फाइल्स तो पहले से ही थी, वो 2 लाख फाइल हो चुकी हैं अब। ठीक है, तो सिक्योरिटी नहीं है डेटा की। अब कंप्यूटर फाइल्स ले लो, कंप्यूटर फाइल्स को भी एक्सेस करना काफी ईजी होता है। कंप्यूटर फाइल्स इजीली हैक हो जाती हैं। ठीक है, मतलब हर जिस बंदे के पास वो कंप्यूटर है उस पर एक्सेस है उसका। अब हैकिंग भी इजी हो जाती है ना कंप्यूटर फाइल्स की, आप मतलब कॉपीड हो जाते हैं इजीली। कंप्यूटर फाइल्स आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट आप डेटाबेसेस को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते। डेटाबेस अपनी एक फिक्स जगह पे रहता है, उसमें आपको ये हो सकता है कि आपने जैसे एक डेटाबेस है आपके पास यहाँ, ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा अपने सर्वर पे। आप बस यूजर को एक्सेस करा सकते हो कि ये वाला यूजर एक्सेस कर रहा है, फिर यूजर 2 एक्सेस कर रहा है इसे, फिर यूजर 3 एक्सेस कर रहा है। सेम डेटाबेस को अलग अलग यूजर एक्सेस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हर बंदे के पास डेटाबेस होगा कि यूजर 3 के पास अपना डेटाबेस है, यूजर 1 के पास अलग डेटाबेस है। डेटाबेस कॉपी नहीं हो सकता, डेटाबेस एक रहेगा। आप एक्सेस को वो कर सकते हो चेंज, कि मतलब ये बंदे के पास एक्सेस रखना है डेटाबेस का। ठीक है, लेकिन फाइल्स के केस में क्या होता है, एक ही फाइल 10 बंदों के पास रह सकती है। यही होता है ना, फाइल तो आप कॉपी पेस्ट हो जाती है, आपने देखा होगा। टेक्स्ट फाइल आप कॉपी करो पेस्ट कर दो, पेन ड्राइव में कॉपी कर लो फिर पेस्ट कर दो दूसरी जगह जाके। ठीक है, तो ये डेटा सिक्योरिटी हो गई कि डेटा सिक्योर नहीं रहता हमारा इन चीज़ों में। देन फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा डेटा शेयरिंग। वो मैंने आपको अभी बता दिया, डेटा शेयरिंग मतलब मैनुअल पेपर फाइल है, तो अगर आपको कल को मतलब 10 बंदों को शेयर करना है तो आपको 10 प्रिंट निकालने पड़ेंगे उस मैनुअल पेपर फाइल के, तब जाके आप 10 बंदों को शेयर कर पाओगे। सेम कंप्यूटर फाइल्स भी है, अगर 10 बंदों को शेयर करना है तो आपको उसकी 10 कॉपीज बनानी पड़ेंगी उसको की, और सबको भेजनी पड़ेगी एक एक करके कंप्यूटर फाइल्स में भी। लेकिन डेटाबेस के केस में क्या है, डेटाबेस एक रहेगा, आप उन 10 बंदों को एक्सेस दे दो डेटाबेस का, कि तेरे को मैं एक्सेस दे रहा हूँ, ग्रांट कर रहा हूँ एक्सेस, तो वो बंदा डेटाबेस से एक्सेस कर सकता है तुम्हारा। और मैं तीसरे बंदे को बोल रहा हूँ इसको मेरे को नहीं करना एक्सेस। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ इसको ना मिले एक्सेस, तो मैं उसको मना कर दूंगा कि नहीं तू नहीं कर सकता एक्सेस। तो आप डेटा शेयरिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, कि मैं इसको देना चाहता हूँ डेटाबेस का एक्सेस, इसको नहीं देना चाहता। जबकि मैनुअल पेपर फाइल्स और कंप्यूटर फाइल्स में ये करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये 4 आपके मेन पॉइंट्स हैं। अगर हम इनकी बात करें, मेन एडवांटेजेस ऑफ डेटा बेसिस।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डेटाबेस के क्या एडवांटेज है, कैसे वो बेटर है मैनुअल फाइल और कंप्यूटर फाइल से। अब मैं एक और बार वो क्लियर कर लेता हूँ, एक और बार वो चीज बताता हूँ आपको कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होता है आपका जहाँ पे डेटा स्टोर है, ये आपका डेटाबेस है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक चीज होती है क्वेरी लैंग्वेज करके, क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, बात करने का तरीका। आप कोई फॉरेनर है और एक आप हो, आप बात किस में करोगे, इंग्लिश में। फॉरेनर को बात समझ आएगी, तो वो बात करने का तरीका है आपका। वैसे ही डेटाबेस से बात करने का तरीका होता है क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बात करने का तरीका, उसे बोलते हैं आप क्वेरी लैंग्वेजेस। अब उसका क्वेरी लैंग्वेज आपकी दो टाइप की होती है। ठीक है। अब क्वेरी लैंग्वेज होती है आपके दो टाइप्स की, एक होती है एसक्यूएल, एक होती है नो एसक्यूएल। अब क्वेरी लैंग्वेज के बेसिस पे आपके डेटाबेस भी बना दिए गए हैं कि एसक्यूएल डेटाबेसेस, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस है। मतलब जब आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो जिस डेटाबेस के साथ, उस डेटाबेस को हम बोलते हैं एसक्यूएल डेटाबेस। जिस डेटाबेस के साथ आप नो एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, उस डेटाबेस को हम बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नो एसक्यूएल मतलब नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं कुछ फेमस एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल लैंग्वेजेस की जो यूज होती हैं। तो बात करेंगे एसक्यूएल में, तो एसक्यूएल में सबसे फेमस अगर बोलूँ तो मैं होती है माई एसक्यूएल, बहुतों ने नाम भी सुना होगा। देन अगली होती है आपकी पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल। एक और होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एमएस एसक्यूएल सर्वर। ये इतनी फेमस नहीं है एमएस एसक्यूएल सर्वर। अभी पहले एसक्यूएल वाले हिस्से में देखते हैं। आपको देखो दो मेन फेमस है इसकी, माई एसक्यूएल और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। यही ज्यादा यूज होंगे आपको, 99% टाइम आपको यही दिखने वाले हैं। अब अंतर क्या है, तो जो माई एसक्यूएल होती है ना, दोनों का अलग अलग पर्पज है। ठीक है। माई एसक्यूएल होती है आपका लर्निंग के काम आती है, मतलब हम भी माई एसक्यूएल में सीखेंगे। जब भी कोई बिगनर सीखता है ना एसक्यूएल को, वो माई एसक्यूएल में सीखता है, क्योंकि माई एसक्यूएल ईजी होती है सीखने के लिए और आपके बेसिक कंसेप्ट सब ईजी कर देती है। जबकि जो पोस्ट एसक्यूएल यूज होती है वो आपकी यूज होती है कंपनीज में, या आप बोल सकते हो डेवलपमेंट में, ऐप वगैरह जब बनते हैं ना, वहां पे जो डेटाबेसेस यूज होते हैं वो पोस्ट एसक्यूएल के डेटाबेस यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि माई एसक्यूएल के मुकाबले पोस्ट एसक्यूएल में आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं। क्वेरी लैंग्वेज लगभग सेम होती है। ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज लगभग सेम होती है माई एसक्यूएल के जैसे, तभी आपको माई एसक्यूएल पहले करनी चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप कल को जाके पोस्ट एसक्यूएल में इजीली शिफ्ट हो जाओगे। बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। ठीक है। सिंटेक्स में बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। बस वही है कि पोस्ट एसक्यूएल आपको कुछ एडवांस चीजें प्रोवाइड करता है जो आपको कंपनी यूसेज में मदद कर सकता है। ओके। लेकिन जब आप लर्निंग फेज में हो या छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं, कंपनी लेवल प्रोजेक्ट नहीं बनाने, तो माई एसक्यूएल बहुत बेटर ऑप्शन है पोस्ट के मुकाबले। ठीक है। अब बात करते हैं नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल लैंग्वेजेस कौन सी है आपके पास, एक होती है आपने बहुत फेमस है जो, वो है मोंगो डीबी। नो एसक्यूएल में बहुत ज्यादा फेमस है मोंगो डीबी। ठीक है। एक हो गई आपकी कैसेंड्रा, एक हो गया आपका फायरबेस, गूगल फायरबेस, नाम भी सुना होगा आपने। ठीक है। खैर हम नो एसक्यूएल की तरफ जा नहीं रहे, हम अभी एसक्यूएल देख रहे हैं, और एसक्यूएल में भी हम क्या देखने वाले हैं, माई एसक्यूएल। ठीक है। जब हम क्या बोलते हैं, अब सीखने के लिए तो माई एसक्यूएल से सीखेंगे, बट जब हम अपना एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे एमएल ऑप्स का, तब हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट एसक्यूएल।
तब आपको अंतर पता चल जाएगा क्या अंतर है, क्या फीचर दे रहा है पोस्ट एसक्यूएल जो माई एसक्यूएल नहीं दे पा रहा। ठीक है, बट सीखने के लिए अगर आपको सीखना है तो माई एसक्यूएल पकड़ेंगे। ठीक है, माई एसक्यूएल का लास्ट में इंस्टॉलेशन भी करेंगे, तो वो भी देख के जाना, ताकि आप सारा चीज़ अच्छे से इंस्टॉल कर लो, ताकि बाद में हमें एरर्स ना मिले। कनेक्शन की बहुत सारी एरर फेस करनी पड़ती है लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में फ़र्क क्या है। तो देखते हैं हम डिफरेंसेस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसक्यूएल, यहाँ पे लिखते हैं नो एसक्यूएल। आई थिंक इसके बाद आपका अंतर क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम यहाँ पे एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। आपको रियल वर्ल्ड से बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे एसक्यूएल यूज हो रहा है, क्यों यहाँ पे नो एसक्यूएल यूज हो रहा है। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड है, देखो नाम में उसके स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो मतलब आपका जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा। तो मतलब आपका जो डेटा है वो कैसे फॉर्मेट में स्टोर होगा, स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होने वाला है। और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्या होती है, टेबल्स। मतलब आपको मान लो किसी बंदे का नेम, एज और क्लास स्टोर करनी है, तो वो ऐसे स्टोर होगी आपकी, एक टेबल बनेगी। ठीक है, एक आपका नेम का कॉलम होगा, एक आपका क्लास का कॉलम होगा, एक आपका मार्क्स का कॉलम होगा। ठीक है, और फिर जो भी मतलब बच्चे होंगे, यहाँ पे नेम आ जाएंगे उन बच्चों के, यहाँ पे क्लास आ जाएगी उन बच्चों की, यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे उन बच्चों के। ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब नो एसक्यूएल में क्या होगा, नो एसक्यूएल में आपका जो स्टोर होता है डेटा, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, बहुत फॉर्म्स में हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड तो है नहीं, और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स बहुत सारी होती है हम पे। या तो वो स्टोर हो सकता है की पेयर वैल्यू, जनरली की पेयर में ही होता है। की पेयर वैल्यू आपको पता होगा, जैसे डिक्शनरी, डिक्शनरी पढ़िए ना पाइथन में, जैसे डिक्शनरी के अंदर आप डेटा स्टोर करते हो ना, वैसे फॉर्मेट में। ठीक है, या तो आपका हो सकता है वो ग्राफ के फॉर्मेट में, या वो स्टोर हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। ठीक है, अब मैं बता कैसे रहा हूँ, मान लो आपका वही, आपको इस बार नेम, क्लास और मार्क्स से स्टोर करने हैं। ठीक है, बट कैसे करोगे इस बार, नेम, तो यहाँ पे आपका जो नेम है, मतलब राम कर देते हैं, कॉमा, क्लास 7th। ठीक है, मार्क्स 100 देते हैं। ठीक है, और बंद। फिर अगले बार एक और बॉक्स खुलेगा अगले स्टूडेंट के लिए, फिर एक और बॉक्स खुलेगा अगले स्टूडेंट के लिए, ऐसे करके स्टोर होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये यूज कहाँ कहाँ हो रहे हैं, एसक्यूएल कहाँ यूज हो रहा है, नो एसक्यूएल क्यों यूज हो रहा है। अब एसक्यूएल जो आपका यूज होता है ना, मैं बताता हूँ, मैं आपको मेन यूज बताता हूँ, बहुत जगह यूज होता है, मैं आपको मेन यूज बताता हूँ। जैसे आपने वेबसाइट में कभी जाते हो किसी वेबसाइट में, वहां पे आपने लॉग इन साइन अप के पेजेस देखे होंगे। ठीक है, लॉग इन साइन अप पेजेस देखे होंगे, राइट। तो जो लॉग इन साइन अप पेजेस होते हैं ना, जब आप लॉग इन साइन अप करते हो, वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, जो आपने स्टोर किया, मतलब भेजा है, वो कहाँ स्टोर होता है, वो एसक्यूएल डेटाबेसेस में होता है। तो आप बोलोगे तो नो एसक्यूएल में क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं नो एसक्यूएल में, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं कर सकते, बट क्यों फायदेमंद रहता है। जब देखो मैं सिंपल से बताता हूँ, एसक्यूएल आपको कब यूज करनी चाहिए, एसक्यूएल आपको तब यूज करनी चाहिए जब हर यूजर का डेटा आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मिलने वाला है। मतलब अगर आपने कोई साइन लॉगिन पेज बनाया है, ठीक है, उसमें आपने मांगा नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो हर यूजर का नेम मिलेगा आपको, हर यूजर का ईमेल मिलेगा, हर यूजर का पासवर्ड मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई यूजर पासवर्ड वाला कॉलम छोड़ देगा और तब भी वो डेटा स्टोर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको तीनों चीजें कंपलसरी है, तो मतलब आपके ये तीनों कॉलम्स भरेंगे। मतलब आपका जैसे तीनों कॉलम आएंगे ना, जब डेटा स्टोर हो रहा होगा फॉर्मेट में, नेम, ईमेल, पासवर्ड,
तो आपका नेम भी भरेगा, ईमेल भरेगा, पासवर्ड भरेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेम ईमेल भरा और पासवर्ड नहीं भरा, नहीं, तीनों भरेंगे। ठीक है, तो जब आपको ये रहता है कि जो आपका जो डेटा आने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है हर यूजर के लिए, यूजर के इन्फ्लुएंस से आपका डेटा का जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा, नेम ईमेल पासवर्ड हर यूजर के लिए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तब आप यूज करते हो एसक्यूएल डेटाबेस, या आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो बैंकिंग के रिलेटेड, बैंकिंग या फिर बोल सकते हो फाइनेंशियल वगैरह एप्लीकेशंस में। फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में क्या होता है कि बंदा हो गया, उसका अकाउंट नंबर हो गया, उसका आईएफएससी कोड वगैरह हो गया, तो ये हर बंदे का होता है। जिस बंदे का बैंक अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड भी होगा, उसका अकाउंट नंबर भी होगा। ठीक है, ये कंफर्म चीजें हैं, ये कांस्टेंट चीजें, ये हर यूजर का होना ही होना है। ये यूजर टू यूजर वेरी नहीं कर सकता, चेंज नहीं हो सकती ये चीज। ठीक है, अगर आपने एक यूजर से नेम ईमेल पासवर्ड मांगा है तो हर यूजर से नेम ईमेल पासवर्ड ही मांगेगा आपका वेबसाइट। ऐसा तो नहीं है कि एक यूजर से नेम ईमेल मांगा, एक से नेम ईमेल पासवर्ड मांगा, एक से ईमेल पासवर्ड मांगेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा। अगर एक यूजर से नेम ईमेल पासवर्ड मांगा है तो दूसरे से भी नेम ईमेल पासवर्ड ही मांगेगा। ओके, अब आते हैं नो एसक्यूएल के केस में। नो एसक्यूएल का केस में अगर मैं बात करूं, आप कर ले सकते हो रिकमेंडेशन सिस्टम्स। रिकमेंडेशन सिस्टम्स में अगर बात करूं तो आप ले लो नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम, यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम। नेटफ्लिक्स का मतलब रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे, मान लो आपने कोई मूवी देखी एक्शन से रिलेटेड, अब अगले दिन देखोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे आप, नेटफ्लिक्स आपको उसी से रिलेटेड मूवी सजेस्ट करने लग जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ही करता है, मतलब आपने अगर कोई थ्रिलर मूवी देखी है, हॉरर मूवी देखी, तो आपको अगली बार वो हॉरर मूवी सजेस्ट करेगा, वैसी टाइप की मूवी जो आपने करंटली देखी है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने कोई मूवी देखी, उसने कर दिया उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर, उसने फिर उससे रिलेटेड मूवीज को ढूंढना शुरू किया, और फिर उसने आपका एक खुद का वो बना दिया कि मतलब आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। बट क्या ये कांस्टेंट रहेगा यूजर टू यूजर, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है किसी यूजर को हॉरर थ्रिलर पसंद आ रही है, बट किसी को यूजर को एक्शन थ्रिलर पसंद आ रही है, किसी यूजर को एक्शन हॉरर पसंद आ रही है। ऐसा हो सकता है ना, ये चीज तो यूजर टू यूजर वेरी कर सकती है, इस पे तो आपका कंट्रोल है नहीं। ठीक है, तो जब आप यूजर टू यूजर आपकी इंफॉर्मेशन वेरी करने वाली हो, तब आप यूज करते हो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ठीक है, मतलब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जब डेटा डज नॉट वेरी फ्रॉम यूजर टू यूजर, यूजर टू यूजर आपका डेटा वेरी नहीं करेगा, मतलब फिक्स रहेगा। और यहाँ पे डेटा वेरी फ्रॉम यूजर टू यूजर, राइट। तो आई थिंक यही था एसक्यूएल वगैरह में सब कुछ आपका। अब मैं आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन कराता हूँ जो बहुत पूछा जाता है, कभी कंपनी के इंटरव्यू में जाओगे, उसको देखते हैं एक बार। तो मैं जिस इंटरव्यू क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो है आपका एसिड एंड बेस। अब आप बोलोगे हम तो कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में कैसे आ गए हम, केमिस्ट्री में नहीं आए हो आप, अभी आप एसक्यूएल नो एसक्यूएल के अंदर ही हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी में पूछा जाता है। दो टाइप की अप्रोच होती है, एसिड अप्रोच और एक होती है बेस अप्रोच। ठीक है, तो ये याद रखना, जो आपकी एसक्यूएल है वो फॉलो करती है एसिड अप्रोच। ठीक है, और जो आपकी नो एसक्यूएल है वो आपकी फॉलो करती है बेस अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं बताता हूँ ये क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसिड अप्रोच की, जो कि आपकी एसक्यूएल लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं। तो एसिड अप्रोच का मतलब क्या है, पहला है एटॉमिसिटी। ठीक है, उसके बाद सी का मतलब है आपका कंसिस्टेंसी। देन आपका आई का मतलब है आपका आइसोलेशन। एंड आपका डी का मतलब है आपका ड्यूरेबिलिटी।
अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा सबको, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या चीज होती है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी को पैसे भेज रहे हो, ठीक है। आप किसी को पैसे भेज रहे हो, पेटीएम के थ्रू पैसे भेज रहे हो एक बंदे से दूसरे बंदे को, ठीक है। अब एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पैसे भेजे मतलब आपके अकाउंट में कट होंगे पैसे और दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आपके अकाउंट में डेबिट होगा, दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एग्जैक्ट सेम टाइम पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि डेबिट अभी हो जा रहा है और क्रेडिट कल रात को जाके हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज सुन एज आपके उसमें डेबिट हुआ है, सामने के वाले के उसमें क्रेडिट हो जाना चाहिए। उसी को बोलते हो आप एटॉमिसिटी, ठीक है। अगर एक भी एक्शन फेल होता है, मतलब या तो आपका डेबिट फेल हो गया, मतलब आपने पैसे भेजे और पैसे गए नहीं, तो क्रेडिट भी फेल होता है। ये नहीं आपका डेबिट फेल हो गया तो क्रेडिट वहां पे चढ़ गए पैसे, लेकिन राइट, ऐसा होता भी। आपने पेटीएम में देखो, अगर आपकी पेटीएम की पेमेंट फेल होती है तो क्या आपके जिसको आप भेज रहे हो पैसे उसमें पैसे चढ़ते हैं? नहीं चढ़ते, ठीक है। तो यही चीज है कि अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी उसी टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत टाइम बाद हो रहा है। और अगर डेबिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट भी नहीं होगा, वो पूरी ट्रांजैक्शन क्रॉस हो जाएगी, उसे इनवैलिड माना जाएगा उस ट्रांजैक्शन को, ठीक है। ऐसा सोचा जाएगा वो ट्रांजैक्शन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसी को आप बोलते हो एटॉमिसिटी। आई होप आपको एटॉमिसिटी क्लियर होगा। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी होता है कि आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब कंसिस्टेंट किस बेस में? वही मैं आपको डेबिट क्रेडिट वाला देता हूँ कि अगर कोई डेबिट के लिए कोई एंट्री है तो क्रेडिट के लिए भी एक एंट्री होनी चाहिए। मतलब अगर मैं जैसे आपको टेबल बना के दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेम ऑफ द यूजर, यहाँ पे लिखता हूँ डेबिट, और यहाँ पे एक और कॉलम बनाता हूँ क्रेडिट, ठीक है। मतलब नाम, राम नाम का कोई बंदा है, इसने मतलब 100 रुपए भेजे, तो सामने वाले का अकाउंट में भी 100 रुपए जाएंगे, ठीक है। अब मोहन नाम का बंदा है, उसने 100 रुपए भेजे हैं और यहाँ पे नहीं दिखा रहा कुछ भी, 100 रुपए भेज दिए। तो मतलब ये बात है कि अगर कोई डेबिट की एंट्री है तो क्रेडिट की भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डेबिट की होगी और क्रेडिट की यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, ये आपका एसक्यूएल डेटाबेस में गिना ही नहीं जाएगा, इनवैलिड डेटाबेस बोला जाएगा आपका इसे। अगर यहाँ पे कोई डेबिट के लिए आपके पास एंट्री है तो क्रेडिट की भी आपके पास कोई एंट्री होनी ही होनी चाहिए, ओके। वरना आपका डेटा इनकंसिस्टेंट माना जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हम आइसोलेशन की, कि आइसोलेशन क्या होता है। आई होप आपको कंसिस्टेंसी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन मतलब आपकी हर ट्रांजेक्शन, डेबिट और क्रेडिट, ये मैं डेबिट क्रेडिट आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ अच्छा आएगा। आपकी देखो, डेबिट और क्रेडिट मिला के आपको एक ट्रांजेक्शन मिलती है, सिंपल सी बात है। मतलब आपके जब पैसे कट रहे हैं और सामने वाले के जब पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, उसे क्रेडिट बोलते हैं। इन दोनों को मिला के आपको एक ट्रांजेक्शन मिलती है कि हाँ हमारी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये वाली ट्रांजेक्शन है आपकी यूजर 1 की। सेम आपकी यूजर 2 की भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, सेम यूजर 3 की भी ट्रांजेक्शन होगी। तो यूजर 1 की ट्रांजेक्शन आपकी यूजर 2 को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, यूजर 1 की ट्रांजेक्शन यूजर 3 को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, और सेम यूजर 2 की ट्रांजेक्शन यूजर 3 को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब हर ट्रांजेक्शन अपने आप में खुद की है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब अकेली है, अलोन, ठीक है। मतलब किसी का किसी दूसरे पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है आपका आइसोलेशन। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा, सिंपल सा था। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है, मतलब कितना देर चलेगा वो। तो इसका मतलब ये है एसक्यूएल के टर्म में कि अगर एक बार आपका डेटा स्टोर हो चुका है आपके डेटाबेस में, एक बार कुछ डेटा आपका स्टोर हो चुका है डेटाबेस में, मतलब एक बार वो आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपका चाहे कंप्यूटर आप बंद कर दो, वो तब भी वो डेटा आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर रहेगा। मतलब चाहे आपने जैसी डेटाबेस में स्टोर हुआ डेटा उसी के एकदम बाद स्विच ऑफ कर दिया कंप्यूटर, बट आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका था,
डेटा भेजने का। उसके बाद भले ही आपका कंप्यूटर आपने स्विच ऑफ कर दिया या कंप्यूटर आपका क्रैश हो गया, कुछ भी चीज हो गई आपके लोकल पीसी को, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके डेटा को। आपका डेटा अभी भी उसी डेटाबेस के अंदर रहेगा। ठीक है। तो एक तरह से मान लो मतलब आपके लोकल पीसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता आपके डेटाबेस के ऊपर। उसी को आप ड्यूरेबिलिटी बोलते हो। ठीक है। तो मतलब एक बार अगर कोई एक्शन है, आपने डेटाबेस के अंदर कोई डेटा स्टोर कर दिया है, वो वहीं रहेगा। ठीक है। चाहे आपके लोकल पीसी का, आपका लोकल पीसी आपका पूरी तरह से उड़ जाए, वो आपका डेटाबेस तब भी वहीं रहेगा, अगर वो सर्वर पे स्टोर हो रखा डेटा। ठीक है। तो ये होती है आपकी एसिड अप्रोच। और एसिड अप्रोच कौन फॉलो करता है? एसक्यूएल। ठीक है। अब हम सेकंड्स पे आते हैं, जो कि आपकी बेस अप्रोच। बेस अप्रोच कौन फॉलो करता है? नो एसक्यूएल। पहले बेस अप्रोच का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एसिड की फुल फॉर्म में तो बेस की भी होगी। तो बेस की पहली मतलब बी का मतलब और ए का मतलब है बेसिकली अवेलेबल। ये बी ए की फुल फॉर्म है। ठीक है। एस की फुल फॉर्म है सॉफ्ट स्टेट। अब ई की फुल फॉर्म है इवेंचुअली कंसिस्टेंट। अब थोड़ा नो एसक्यूएल में ध्यान से देखना। ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, तो आई थिंक कंफ्यूज हो सकते हो आप, बट अच्छे से देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली अवेलेबल की। बेसिकली अवेलेबल का मतलब है कि जो आपका सिस्टम होगा ना, वो गारंटी करेगा कि वो अवेलेबल रहेगा, आपका डेटाबेस अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब ये उम, कि वो हर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, भले ही आधा सिस्टम आपका शायद शट डाउन भी क्यों ना हो। आई होप आपको लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब आपका अगर कोई डेटाबेस है, ठीक है, ये आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अब डेटाबेस में हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, क्वेरी लैंग्वेज से रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मेरे को इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो डेटाबेस है वो हाफ शट डाउन है, मतलब ये सिर्फ 50% वर्किंग कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये तब भी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब अगर ये रिक्वेस्ट भेजी गई है तो इसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये वाली रिक्वेस्ट भेजी गई है तो इसको रिस्पॉन्ड करेगा रिटर्न में। इसको आप ऐसे ले सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो कोई रेस्टोरेंट है, मान लो कोई रेस्टोरेंट है, वो सातों के सातों दिन खुलता है। बट ये हो सकता है कि मतलब वीकेंड्स पे वो उनका मेन्यू लिमिटेड रहता हो। देखो, सातों दिन तो वो रेस्टोरेंट खुलेगा 7 डेज, बट ये हो सकता है कि 5 डेज उसका फुल मेन्यू रहता है, एंड जो वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे 2 डेज लिमिटेड मेन्यू रहता है। लिमिटेड मेन्यू तो है, बट इसका मतलब ये है कि वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अगर कोई उसे पूछेगा कि मतलब मेरे को इस लिमिटेड मेन्यू में से कुछ खाना है, तो सर्व तो करेगा ही ना वो रेस्टोरेंट। फुल डे के दिन तो जब फुल मेन्यू रहता है तब तो हर चीज सर्व करेगा वो। बट लिमिटेड मेन्यू में से भी अगर कोई यूजर कुछ मांगेगा, तब भी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा ही ना। तब भी तो वो रेस्टोरेंट उसे देगा वो खाना। ये मतलब थोड़ा ना है कि अगर लिमिटेड मेन्यू है तो जो लिमिटेड मेन्यू के अंदर है वो देगा ही नहीं उसे वो। ठीक है। मतलब भले ही लिमिटेड मेन्यू है लेकिन रेस्टोरेंट चल तो रहा है, सर्व तो कर रहा है, रिस्पॉन्ड तो कर रहा है। यही चीज होती है आपकी नो एसक्यूएल, कि भले ही उसका आधा सिस्टम काम करेगा या, लेकिन वो कभी पूरी तरह से बंद नहीं रहेगा, हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है। पूरी तरह से बंद नहीं रहता कभी नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब आपका दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, वो है सॉफ्ट स्टेट। मैं थोड़ा बहुत जनरल जनरल बता रहा हूँ आपको, मेनली आपको एसक्यूएल के बारे में जानना था। ठीक है। और एसक्यूएल का मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, एसिड वाला। अब नो एसक्यूएल में हम जानते हैं अगले सॉफ्ट स्टेट। अब सॉफ्ट स्टेट का मतलब ये होता है कि जो आपके सिस्टम का जो स्टेट है ना, वो ओवर द टाइम चेंज कर सकता है। मतलब मैं आपका मान लेता हूँ ये डेटाबेस है। अब मैं आपको एग्जांपल से दे रहा हूँ, फन एग्जांपल है। ठीक है। जनरली हम जैसे डेटा को न्यू इनपुट देते हैं, उस हिसाब से आपके डेटा का साइज मैटर वगैरह मतलब चेंज होता है, सब कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है आपके डेटाबेस की, जिस हिसाब से आप नया इनपुट देते हो। बट सॉफ्ट स्टेट का मतलब ये होता है कि आप भले डेटाबेस को
कोई नया इनपुट मत दो, नो न्यू इनपुट, बट ओवर द टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा आपका, आपके डेटाबेस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। मतलब मान लेते हो आपका जो डेटाबेस यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका जो डेटाबेस है सर्कल बन गया। ये फन एग्जांपल था, ऐसे रियल में नहीं होता, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नो एसक्यूएल डेटाबेस की ये प्रॉपर्टी भी होती है, वो सॉफ्ट स्टेट में रहते हैं। और सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या मुश्किल रहता है कि भले ही उसे ओवर द टाइम अगर नया इनपुट नहीं भी मिल रहा है, तो ये हो सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, ठीक है। उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे ये स्क्वायर था, उसकी स्टेट चेंज होकर सर्कल हो गया वो। ये इसको अगर मैं किसी एग्जाम्पल से आपको सजेस्ट करूं, मान लो आपका कोई गार्डन है, आप उसे पानी दे रहे हो, पानी आपका डेटा है, आपसे पानी दे रहे हो तो ठीक है, नया डेटा दे रहे हो आपसे पानी। बट आपने अगर से पानी देना बंद कर दिया, तो इसका मतलब है वैसे, इसका मतलब ये है कि वो आप गार्डन आपका वैसा का वैसे ही रहेगा? नहीं रहेगा ना। गार्डन की स्टेट तो चेंज हो सकती है। गार्डन में आपकी वाइल्ड ग्रास उग जाएगी, आपने पानी नहीं दे रहे, पानी तो नहीं दे रहे, आपने पानी का एक्सेस रोक दिया, बट गार्डन की स्टेट तब भी चेंज हो रही है कि उसमें वीड्स उग गए, वाइल्ड ग्रास उग गई, आपके पत्ते वत्ते सूख गए, जो आपने उगा रखा था वो सब सूख गए। आपने पानी नहीं दिया, लेकिन तब भी गार्डन की स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसी को बोलते हो आप सॉफ्ट स्टेट, कि बिना नए इनपुट दिए भी आपके जो सिस्टम की स्टेट है वो चेंज हो रही है। ये गार्डन वाला एग्जांपल काफी सही था आई थिंक। तो ये सॉफ्ट स्टेट हो गया आपका। अब बात करते हैं इवेंचुअली कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। इवेंचुअली कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि, अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि, चलो ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके दोस्त हैं, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है। मतलब दोस्तों का ग्रुप है पूरा, एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त, ठीक है। अब कोई न्यूज आई है आपके ग्रुप में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, फन न्यूज आपकी, बहुत ज्यादा गॉसिप टाइप की। वो पहले बंदे को पता चली, पहले बंदे को पता चली, फिर पहले बंदे ने दूसरे बंदे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई, तीसरे ने चौथे को बताई, और अब सबको पता है। नाउ और न्यू द न्यूज, अब सबको पता है न्यूज ये, जो भी न्यूज थी शुरुआत में, मतलब शुरुआत में न्यूज सिर्फ फर्स्ट वाले को पता थी, देन उसके बाद सेकंड वाले को पता थी, देन उसके बाद थर्ड वाले को पता थी, देन उसके बाद फोर्थ वाले को पता थी। इसका मतलब ये कि वो न्यूज एक साथ चारों को नहीं पता थी। शुरुआत से ही वो न्यूज कंसिस्टेंट नहीं थी कि हर किसी को पता है वो पहले एक बंदे को पता चली, फिर दूसरे बंदे को पता चली, तीसरे को पता चली, और आखिरी में जाके चौथे को पता चली। और मतलब एक बार चारों को पता चल गई, तो मतलब वो कंसिस्टेंट हो चुकी है न्यूज, अब वो हर किसी को पता है। तो मतलब यही मतलब है नो एसक्यूएल का, कि वो एकदम से कंसिस्टेंट नहीं होता आपका डेटाबेस, धीरे 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 करके कंसिस्टेंट होता है आपका डेटाबेस, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं, ये तो मैंने आपको एक छोटा फन एग्जांपल में बताया, इसका अगर रियल मतलब में जानना है डेटाबेस के टर्म में, कि सिस्टम आपका गारंटी करता है कि अगर मान लो आपका ये डेटाबेस है, ठीक है, इसमें कोई न्यू अपडेट नहीं आ रहे, नो न्यू अपडेट्स, कोई अपडेट्स नहीं आ रहे इस डेटाबेस के अंदर, ये आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो इवेंचुअली सारे यूजर्स को सेम वर्जन दिखेगा इस डेटाबेस का ओवर द टाइम। डेटाबेस विल बी सीन बाय ऑल यूजर्स, ठीक है। यही मतलब है इसका। इसका डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने एग्जांपल बताया उतना भी आई थिंक काफी रहेगा ये फ्रेंड्स वाला जानने के लिए, क्योंकि उसमें बस यही पूछता है कि आपकी बेस अप्रोच होती क्या है। तो आपको बस नाम पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बेस का मतलब होता क्या है। जैसे मैंने आपको इवेंचुअली कंसिस्टेंट का मतलब बता दिया, तो आपका, आपको ये बोल सकते हो, आपका आपका सिस्टम इमीडिएटली कंसिस्टेंट नहीं रहता। जैसे जो आपका एसक्यूएल रहता है वो आपका ओवरऑल ही कंसिस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा कंसिस्टेंटली आता है डेटा उसमें। बट आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस में मैंने बताया आपको, यूजर के
डिपेंड सॉरी, यूजर टू यूजर वेरी करता है उसमें डेटा की कंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट हो जाता है नो एसक्यूएल डेटाबेस भी, लेकिन टाइम के साथ होता है बहुत ज्यादा, कि अगर बहुत टाइम तक उसके अंदर नया डेटा नहीं आ रहा या नए अपडेट्स नहीं आ रहे, तब जाके वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब मान लो अगर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज 1 थी, बल्कि वापस एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई 2, ठीक है, अब वो फर्स्ट बंदे को पता है। अब ये फर्स्ट वाला बंदा तो ठीक है, इसको दोनों न्यूज पता है, बट अभी ये सेकंड थर्ड फोर्थ को नहीं पता सेकंड न्यूज। तो अभी ये डेटा आपका सिस्टम ओवरऑल कंसिस्टेंट नहीं है। जब ये फर्स्ट बंदा वापस सबको ये न्यूज बता देगा, सेकंड, फिर सेकंड वाला थर्ड को, फिर थर्ड वाला फोर्थ को, और अब चारों बंदों को दोनों न्यूज पता है, अब हमें पता है कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो चुका है। ठीक है, इन शॉर्ट आपका डेटाबेस एकदम से कंसिस्टेंट नहीं रहता, टाइम के साथ हो जाता है धीरे धीरे, जब आपके डेटाबेस में अपडेट्स ना हो। लेकिन अगर अपडेट्स होते रहेंगे तो फिर आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई नो थोड़ा सा टफ रहा होगा, तो एक बार आप रिवाइंड करके देख लीजिए एक बार। बट मेनली यही इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर एसक्यूएल नो एसक्यूएल की बात की जाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इंस्टॉलेशन की तरफ आई थिंक, और अब हम देखेंगे माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो माई एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन देखेंगे, फिर अगली वीडियो से हम अपनी एसक्यूएल क्वेरीज की तरफ चलेंगे प्रैक्टिकली, और हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे होता है आपका सब कुछ। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन। तो माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर। जो सबसे पहली साइट आएगी आपकी ये dev.mysql.com/download/installer, इस पे जाओगे। यहाँ से अपना वर्जन कौन सा डाउनलोड करना है आपको, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास दो इंस्टॉलर होते हैं, ये आपका वेब इंस्टॉलर होता है, या आपका ऑफलाइन इंस्टॉलर होता है। मैं रेकमेंड करूंगा आपको ऑफलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड करो। जैसे ही आप यहाँ डाउनलोड पे जाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ आपका डाउनलोड होगा माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी। ठीक है, आप इसको रन करोगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसे यस करेंगे। देन हम इसे वापस यस करेंगे। अब यहाँ पे आप सर्वर ओनली भी नहीं सिलेक्ट करोगे, क्लाइंट ओनली भी सिलेक्ट नहीं करोगे, आप करोगे यहाँ पे फुल। देखो यहाँ इंस्टॉलेशन होने लग गई है, बट देखो मेरे केस में मेरे उस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस पहले से डाउनलोड था। अगर आपके केस में ये डाउनलोड नहीं होता, तो आपको ना यहाँ चूजिंग अ सेटअप टाइप और इंस्टॉलेशन के बीच में एक और स्टेप मिलता। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, उसमें यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट ही होता है, और वो ऑटोमेटिक आपके लिए क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लेता है ऑटोमेटिक। एम एस माई एसक्यूएल इंस्टॉलर ही आपके लिए डाउनलोड कर देगा। आपको बस वहीं पे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दे देना उसको, मतलब अप्रूव कर देनी है परमिशन, वो इंस्टॉल करके दे देगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप ये इंस्टॉलेशन वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये अब सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेगा। माई एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल सर्वर तो वो हो गया जिसको आप जिस सर्वर पे चलने वाला है, क्योंकि हमें पता है डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होते हैं। तो ये माई एसक्यूएल सर्वर आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक लोकल सर्वर क्रिएट कर देता है। अब वर्क बेंच क्या है, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज लिखोगे। ये जीयूआई फॉर्म में होता है वर्क बेंच आपका, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज लिखोगे और आपको आउटपुट दिखाई देगा। माई एसक्यूएल शेल क्या है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्वेरीज लिख सकते हो, बट जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपका कैसे होता है, जीयूआई फॉर्म में होता है, और कमांड प्रॉम्प्ट आपका कमांडिंग फॉर्म में होता है। सेम माईएसक्यूएल के लिए भी ऐसी है, वर्क बेंच आपका जीयूआई फॉर्म है, और शेल आपका कमांड प्रॉम्प्ट फॉर्म में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाला। देन आपके पास यहाँ पे राउटर है। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और सैंपल और एग्जाम्पल, तो ऐसी फालतू की चीजें, इतना यूज है नहीं इसका। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं हम जब तक इंस्टॉल होता है ये आपका वर्क बेंच शेल और राउटर।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबके स्टेटस कंप्लीट हो चुके हैं और ग्रीन टिक आ चुका है सबका। तो हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देन वापस नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अब अब आपको एक अपना रूट पासवर्ड क्रिएट करना है। अब कंपलसरी है क्रिएट करना, तो हम क्रिएट कर देते हैं, आप याद रखना ये पासवर्ड। देन उसी को हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेरा वीक दिखा रहा है पासवर्ड, और वीक पासवर्ड ही रखा है मैंने, बट आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। और वैसे मेरे लोकल पीसी पे रहना है इसने, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एंड ये आप स्टैंडर्ड रखोगे अकाउंट। अब ये देखो, इसको आपको टिक रखना है, ये स्टार्ट द माई एसक्यूएल सर्वर एट सिस्टम स्टार्टअप। अब इसे अगर आप हटा दोगे, अनटिक कर दोगे, तो उससे क्या दिक्कत होगी कि हर बार आपको मैनुअली जाके माई एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा जब भी आप काम स्टार्ट कर रहे होगे माई एसक्यूएल में अपना। बट अगर ये टिक रहेगा तो क्या होगा, जैसे आपका कंप्यूटर खुलेगा, आपका माई एसक्यूएल सर्वर बैकग्राउंड में चलने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसे ऑन रखें, तो वैसे टिक रहने देते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वो टिक ही मांगता है। बाकी ये यही यही रहेगा, यस ग्रांट फुल एक्सेस टू द रनिंग सर्विस, विंडो सर्विस। देन हम एग्जीक्यूट करेंगे सारे लॉग्स को, और ये जब तक ग्रीन नहीं हो जाते सारे, वेट करते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल, फिनिश करेंगे। अब ये राउटर वगैरह के लिए कर रहा है। ठीक है, राउटर के लिए कर रहा है ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपना, तो वही पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वही डालोगे यहाँ पे। तो इसे चेक करते हैं, रनिंग। ठीक है, स्टेटस आपका रनिंग आ रहा है। इसको चेक करेंगे तो आपका आएगा कनेक्शन सक्सीडेड। ठीक है, जैसे चेक करोगे तो यहाँ पे कनेक्शन सक्सीडेड आएगा, तो मतलब आपका ठीक है, सही काम कर रहा है। एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका राउटर भी आई थिंक चलने लग जाएगा, सैंपल एंड एग्जांपल सॉरी। तो ये सब चल रहा है, फिनिश करते हैं, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे आपका माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो चुका है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, ये आपका माई एसक्यूएल वर्कबेंच खुल गया। तो इस आप, ये तो जैसे ऑटोमेटिक खुल गया इंस्टॉलेशन के बाद। आप माई एसक्यूएल सर्च करोगे, ये क्या हो रहा है सर्च, तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच आप यहाँ से भी खोल सकते हो। ठीक है, जैसे ही खोलोगे ये आपकी स्क्रीन आएगी, ये आपका पहला माई एसक्यूएल कनेक्शन है। आप और भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ प्लस वाले साइन से, बट अभी हम रूट के साथ चलते हैं, जो डिफॉल्ट मिलता है हमें, लोकल इंस्टेंस मिलता है जो। डबल क्लिक करोगे इसे, तो ये आपको देखो पासवर्ड मांग रहा है, तो आप पासवर्ड वही डालोगे जो आपने उस टाइम डाला था। ठीक है, ओके करोगे, एंड ये आपका खुल चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक क्वेरीज रहेंगी, तो इसको हटाते हैं तो आपका ऐसे कुछ स्क्रीन दिखेगी। यहीं पे हम अपना सारा माई एसक्यूएल का काम करने वाले हैं, सब कुछ डेटा बेस क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, सब कुछ क्रिएट यहीं पे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस मिलते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपको सकीला करके एक डेटाबेस मिलेगा, सिस करके एक वर्ल्ड करके। ठीक है, तो बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं सब कुछ। इस वीडियो में इतना ही था, इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो अगली वीडियो से। तब तक ले बाय एंड थैंक यू।